शायना, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शायना, आपके साथ पुरस्कारों की एक सूची जुड़ी हुई है। तकरीबन 80 से ज़्यादा आपको पुरस्कार मिल चुके हैं और ये बताता है कि आपने विभिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है, नई उपलब्धियां अर्जित की हैं। हाल ही में आपको मध्य प्रदेश शासन के विवेकानंद सम्मान से विभूषित किया गया है। तो हमारे श्रोताओं को बताएं कि इस सम्मान को मिलने पर कैसा लग रहा है आपको? सर, जब भी कोई सम्मान मिलता है तो बिल्कुल निसंदेह वाली बात है कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन कोई भी सम्मान इस बात का प्रतीक है कि आपको आगे और बहुत काम करना है और कहीं ना कहीं सम्मान के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां जुड़ जाती हैं, तो वो एक जिम्मेदारी वाली फीलिंग भी आती है और अच्छा तो बिल्कुल लगता ही है। ये हमारे लिए एक बहुत ऐसे क्षण होते हैं जो शायद हम जीवन भर कभी भी नहीं भूलने वाले हैं इनको। आप युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और जाहिर है अभी आपको हाल ही में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार के बारे में बताएं कि ये कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये पुरस्कार, मुझे लगता है कि हम लोग एक जनरल फ्रेज़ यूज़ करते हैं आपस में कि युवाओं के लिए, हम इसको युवाओं का पद्मश्री कहते हैं। युवाओं के लिए मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा पुरस्कार देश के अंदर है, क्योंकि जब युवा गतिविधि में हम लोग काम करते हैं तो बहुत एक ब्रीफ डॉक्यूमेंटेशन हमको तैयार करना होता है और उस डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये है कि हमने कितनी गहराई में, कितने डेप्थ में काम किया और ना केवल काम किया, उससे समाज को लाभ क्या हुआ और इम्पैक्ट, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं वो क्या रहे। अगर मैं कहूँ कि मैंने अपने घर में एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, बट वो मेरा पर्सनल होगा, अगर उससे समाज को कोई फ़ायदा हुआ है और इस तरीके के कार्य अगर हम कर रहे हैं तो ये हमारे लिए तो सेटिस्फैक्शन होता ही है, लेकिन सरकार के लिए, समाज के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए, सबके लिए एक कहीं ना कहीं हम लोग एक वो पाथ सेट करने की कोशिश करते हैं कि अगर हम युवा हैं और हमारे पास एक लाइन है जिस पे हम काम कर सकते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ग्रामीण युवाओं को भी उसमें जोड़ें। एक हम लाइन ऐसी बनाएं कि हम अपने साथ वालों को भी उसमें जोड़ें। अगर हम सिंपली वृक्षारोपण की बात करते हैं तो कम से कम वृक्षारोपण की एक इम्पॉर्टेंस, जो महत्व जिसे हम कहते हैं, वो महत्व हम समाज में समझा पाएँ। तो हम कोशिश करते हैं कि सक्रिय नागरिकता में हम जितने काम कर सकते हैं। और उसके बाद जब राष्ट्रीय युवा पुरस्कार जब मिलता है तो वही बात है कि इससे बड़ा कुछ है नहीं, तो मुझे अच्छा तो लगा ही, पर मैं फिर कहूँगी कि मुझे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी महसूस हुई कि अब समाज के लिए और भी कुछ बहुत बेहतर करना है। आपको जिम्मेदारी महसूस हुई और हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो कह भी चुके हैं कि युवा हमारे बहुत कुछ कर दिखाने में सक्षम हैं। भारत युवाओं का देश है, 60% से ज़्यादा आबादी युवाओं की है और अब देश को आगे ले जाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आपने जो जिम्मेदारियां तय की हैं, आप सोशल वर्क से भी जुड़ी हुई हैं और मध्य प्रदेश शासन के साथ भी काम कर रही हैं, उन जिम्मेदारियों के बारे में बताइए कि वो कौन कौन से आप दायित्व निभा रही हैं। सर, वर्तमान समय में तो जो अवार्ड्स हैं वो अलग बात है। अवार्ड्स मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये हुई है कि मुझे इसी साल राष्ट्रीय युवा पुरस्कार भी मिला है और इसी साल मुझे प्रदेश का भी युवा पुरस्कार मिला है। तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने इस 1 महीने के ड्यूरेशन में कुछ बहुत ऐसा कर दिया होगा कि मुझे प्रदेश ने रिकॉग्नाइज़ किया, लेकिन क्योंकि हम लंबे टाइम से कुछ जो काम करते हैं उसका हमारे पास एक ब्रीफ डेटा होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है और कहीं ना कहीं हमें ये समझ आने लगता है कि हमें समाज में करना क्या है, या हमें यूथ, जैसे मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट रहा है वो यूथ के बीच में काम करने का रहा है। ऑल्दो मैंने महिलाओं के और बच्चों के लिए भी काम करने की कोशिश की है, लेकिन ज़्यादा मेरा जो टाइम रहा वो यूथ के बीच में मेरा इंगेज रहा। तो इसके साथ साथ जब बीच में कोविड का टाइम था तो हमने कोविड के लिए काम किया। उसके पहले हमने अंकुर अभियान जो हमारे यहाँ चलता था, तो ये बहुत अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश शासन की एक बहुत अच्छी पहल थी अंकुर अभियान। उसको अगर हम उसका एक रोल मॉडल सेट करें तो वृक्षारोपण ऐसी चीज़ है जिसके लिए कोई प्रदेश व्यापी ज़रूरत नहीं है। अगर हम उसको बाकी लोगों से भी कनेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। हमने कोविड एरा में उस तरीके से काम किया। इसके बाद आप जब देख रहे थे आफ्टर कोविड जो टाइम था, तो हम बहुत लोकल होने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने वोकल फॉर लोकल को किस तरीके से लोगों के साथ अवेयर कर सकते हैं कि हम अपना कैसे सब कुछ शुरू करें। अब एंटरप्रेन्योरशिप का टाइम आ रहा है धीरे धीरे, तो हम ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि वो अवेयरनेस हम यूथ को दे सकें और वही हम अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। अच्छा, शायना, हम जानना चाहते हैं कि इस समय जो मध्य प्रदेश शासन ने मध्य प्रदेश की युवा नीति घोषित की है, वो भी काफ़ी बहुत सारे सुझावों के बाद और बहुत सारे विचार विमर्श के बाद लॉन्च हुई है और उसमें भी आप सभी को प्रतिभागी बनाया गया है अपने सुझाव देने के लिए। मध्य प्रदेश की युवा नीति के संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं कि ये किस लिहाज से बहुत ही अलग और अनूठी है?
सर मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की जो युवा नीति है वो जाहिर सी बात है युवाओं को मद्देनज़र रख के बनाई गई है। और सबसे अच्छी बात जो इसमें थी वो ये थी कि जब ऑनरेबल सीएम साहब ने अनाउंस किया कि हमें इस तरीके की कोई नीति बनानी है, तो उसमें सबसे अच्छी बात थी कि उन्होंने कहा था ये नीति हम नहीं, ये नीति आप बनाएंगे। और जो आप सुझावों की बात कर रहे हैं वो सुझावों का सिलसिला शुरू वहीं से हुआ था कि क्योंकि आपको ये नीति बनानी है तो जाहिर सी बात है कि आप लोग क्या चाहते हैं, क्या इस नीति में होना चाहिए। तो जब हम लोग ने इस नीति पर भी काम किया है, सुझावों के अलावा भी हमने इस नीति पर काम किया है, तो हमने ये चीज़ पहले हमने इनिशियली नोटिस की कि बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हमारे प्रदेश में हैं। तो एक वो क्वेश्चन मार्क भी आया कि जब हैं तो हम क्यों बना रहे हैं। तो एक जैसे कि आपने देखा है कि बहुत सारे टैक्सेस रहे हैं पहले, लेकिन फिर भी हम जीएसटी लाए, उसको कंपाइल किया, लोगों के लिए इजी किया और अब वो एक स्टैंडर्ड वे में काम कर रहा है। तो युवा नीति बनाने के हमारे उद्देश्य, सरकार के उद्देश्य जो मुझे लगता है वो यही हो सकते हैं कि यूथ के हर परिप्रेक्ष्य पे हमने काम करने की कोशिश की है और उसको इस तरीके से बनाया गया है कि जिसका जो इंटरेस्ट है वो अपने हिसाब से चीज़ें उसमें से ले सके। उसमें हमने रोजगार की भी व्यवस्था कर रखी है, इंटर्नशिप का जो अब ज़माना है कौशल का, तो आप जब तक अपने कौशल को जितना मजबूत करेंगे उतना आप अपने कैरियर को मजबूत कर पाते हैं। तो उसमें इंटर्नशिप का भी प्रावधान है, उसमें बहुत सारे एनुअल कन्क्लेव्स का भी प्रावधान है, क्योंकि युवा जब जुड़ते हैं तो बहुत सारे विचारों का आदान प्रदान होता है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी पहल है मध्य प्रदेश शासन की और युवाओं के परिप्रेक्ष्य में युवाओं के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है आगे। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी शामिल की गई हैं, जैसे अब बहुत सारे कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से जो लोग परीक्षा देंगे उनको एक ही बार फीस जमा करनी पड़ेगी। महिलाओं के लिए बहुत सारे अवसर इसमें दिए गए हैं, तो इसे आप बाकी राज्यों से कितना अलग मानती हैं? सर ऐसा राजस्थान में भी है, मैं बताना चाहूँगी। राजस्थान में भी यही है कि आपको एक बार ही वो स्टेट के एग्ज़ाम्स के लिए एक बार ही फ़ीस देनी होती है। तो खैर ठीक है, हमारे स्टेट के लिए इतना सोचा गया है युवाओं के लिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्टेट के अंदर भी बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जिनका फ़ीस स्ट्रक्चर भी बहुत हाई होता है। तो कई बार उस वजह से भी बहुत सारे लोग वंचित रह जाते हैं परीक्षा देने से। तो ये सबसे अच्छी पहल मैं मानती हूँ कि कम से कम आर्थिक वजह नहीं होगी हमारे पास कोई भी ऐसी कि जिसके कारण से हम रुक जाएं। तो एक बार रजिस्ट्रेशन करना दोनों बातों के लिए, एक तो आर्थिक रूप से तो वो बेहतर है ही, इसके साथ साथ मुझे लगता है कि बार बार जो रजिस्ट्रेशंस की प्रक्रिया होती है वो उससे भी बचा जा सकता है, क्योंकि जब हम एक बार अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो हमारे पास हमारा आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाता है। तो उसके बाद हमें बहुत सारे पोर्टल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, हम अपने आप ही अपने फॉर्म्स फिलअप कर सकते हैं। और आर्थिक रूप से भी बचना मेरे हिसाब से युवाओं, जब युवा अपना कैरियर बनाना चाह रहा है जिस समय, तो जाहिर सी बात है वो आर्थिक रूप से उतना मजबूत नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे हमें ये एक बेनिफिट मिला है तो बहुत अच्छी बात है ये। शायना, आप बहुत सारे विभागों में ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका भी निभा रही हैं, और जब ब्रांड एम्बेसडर हम बन जाते हैं तो हमारी भूमिका कुछ और हो जाती है। हमें बहुत समर्पण भाव से काम करना पड़ता है और काफ़ी वक्त देना पड़ता है। आप नशा मुक्ति अभियान के लिए भी काम कर रही हैं और निर्वाचन आयोग के लिए भी आप काम कर रही हैं। तो किस प्रकार से तालमेल बनाकर और लोगों को एक जागरूकता फैला रही हैं कि वो जिस उद्देश्य से काम कर रहे हैं उसमें वो सफल हों? मेरा इसमें मानना थोड़ा अलग है। कई बार क्या होता है कि हमारी मेहनत ब्रांड एम्बेसडर बनने के पहले से होती है, क्योंकि वो मेहनत होती है तभी हमें बनाया जाता है। शक्ल देख के नहीं बनाते हैं कई बार। अगर आपका उस पर्टिकुलर एरिया में आपका काम है तो आपको जैसे निर्वाचन में ऐसा हुआ था कि निर्वाचन में मैं पिछले 3 से 4 साल से लगातार एंगेज रही। लगातार मुझे प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार रहे उत्कृष्ट निर्वाचन कार्यों के लिए वो मिले। तो मेरे ज़िले ने सबसे पहले मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया था और फिर लगातार 6 साल तक आज भी मैं अपने ज़िले की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। और लोकसभा विधानसभा इलेक्शंस में मैं आज स्वीप आइकॉन भी हूँ उनकी। और इसके साथ साथ नशा मुक्त भारत अभियान में भी मैंने दतिया ज़िले से मैं ब्रांड एम्बेसडर रही थी। और जब हमने इसमें काम किया तो बड़ा यूनिकनेस के साथ काम किया। शुरुआत में कई बार हमें प्रशासन के साथ कुछ टाइम आप बैठिए तो उनके इंटेंशन समझने की कोशिश जब हम करते हैं तो हमें वो पर्पस समझ में आता है। तो जब मैं ऐसे बैठी 1-2 बार तो मुझे समझ आया कि सिर्फ हमारा पर्पस ये है कि हम युवाओं को दूर रखें, क्योंकि अगर हम युवाओं को दूर रखते हैं तो भविष्य के परिवार को भी हम बचा लेते हैं और वर्तमान को तो हम बचा ही लेते हैं। तो हमने युवाओं पर ज़्यादा काम किया उसमें भी, और हमने ज़्यादातर कोशिश की कि कॉलेजेस में हम अलाइन होकर काम करें, ताकि कॉलेजेस से हमने 3 फ़ायदे हमने ऑब्ज़र्व किए।
एक तो वो युवा खुद नशे से बचेगा, भविष्य में वो अपने परिवार को बचाएगा जो उसका स्वयं का परिवार होगा। और अभी वर्तमान में यदि उसके परिवार में कोई नशा करता होगा तो जब बच्चे कहते हैं तो कई बार इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो हमने उस तरीके से कोशिश की कि हम ऐसे काम करें। थोड़ा सा सामाजिक मुद्दों पर भी हमने, जैसे नशे के पदार्थों की शव यात्रा निकाली, थोड़ा आई कैची था, लोगों को लगा कि हाँ ठीक है कुछ हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग जब लगातार काम करते हैं तो हाँ, भूमिकाएं बड़ी अलग हैं, कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है कि आपको यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है, और दोनों ही समाज के लिए अच्छे काम हैं, तो वहाँ पे चुनने वाली बात भी नहीं रह जाती है, तो मैनेज कर लेते हैं, हो जाता है। शायना, आप युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और आपने अपने कार्यों से एक अलग पहचान बनाई है, और जाहिर है कि आपकी जब पहचान बनी तो बाकी युवा भी प्रेरित होते हैं उससे। लेकिन बहुत सारे युवा ऐसे भी हैं जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और कामयाबी ना मिल पाने के कारण उनके साथ तनाव, दबाव, डिप्रेशन की स्थिति हो जाती है। तो मौजूदा दौर में हमें कौन सी ऐसी बातों का ख्याल रखना है ताकि हम अपने आप को शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रख सकें और मेंटली टेंशन फ्री होते हुए अपने काम को पूरा कर सकें? देखिए, ये जो बात है ये सबके साथ होती है। मुझे लगता है कि जितना ओवर थिंकिंग की बीमारी मुझे है शायद ही किसी को। और ऑल्दो मैं बहुत चीज़ों के साथ इंगेज हूँ, बहुत कुछ कर रही हूँ, अच्छा भी कर रही हूँ, समाज के लिए भी कर रही हूँ, खुद के लिए भी कर रही हूँ, लेकिन फिर भी कई बार स्थिति ऐसी होती है कि मैं अपने आपे में नहीं होती, इतना ओवर थिंक कर जाती हूँ मैं। तो मुझे लगता है कि ये फेज़ होता है, सबके साथ आता है, लेकिन उस समय में जो मेरा तरीका है ओवरकम करने का वो ये है कि जो चीज़ें मुझे तंग करती हैं मैं बहुत ज़्यादा उससे दूर नहीं होती, मैं उसके साथ कुछ एडिशनल अपने इंटरेस्ट को ऐड करने की कोशिश करती हूँ। जैसे अभी पिछले 10 दिन से मैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से परेशान थी, तो मैंने कोशिश की, मेरा ड्राइविंग में बड़ा इंटरेस्ट है, तो मैं बहुत लंबे टाइम से चाह रही थी कि मैं ड्राइविंग कर लूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। तो अभी मैंने ड्राइविंग को ऐड कर लिया है, तो जो मेरा टाइम वो है जिसमें मैं परेशान होती हूँ उसमें मैं ड्राइविंग करके उसको, एक मेरे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो मैं उस परेशानी से बचती हूँ, क्योंकि जब आप खाली दिमाग में सोचते हो तो ज़्यादा परेशान होते हो, तो उस खाली दिमाग में आप अपना कुछ इंटरेस्ट एरिया फिट कर दो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, और उसको एक टारगेट बना के फिक्स करो। जैसे मैंने अभी अपने घर में चिट में लिख के रखा है कि 7 दिन के अंदर मुझे ड्राइविंग कंप्लीट करनी है। तो अब जब 7 दिन के बाद मैं ये कंप्लीट करूँगी तो इस 7 दिन की ओवरथिंक से बच जाऊँगी। 7 दिन बाद ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने कोई टारगेट अचीव किया है और मैं एक नई चीज़ सीख पाऊँगी। तो मेरे तरीके यही हैं। अगर आगे होगा तो मैंने एक लिस्ट बना के रखी है कि अब फिर मैं ये सीख लूँगी, तो कहीं ना कहीं इससे हमारे स्किल्स भी डेवलप होते हैं। तो बाकी युवाओं को भी इस तरीके की यदि बातें दिमाग में रहें कि उन्हें कुछ करना है, और तो वो बहुत सारे दबावों से बचे रहेंगे। मुझे लगता है कि हाँ, इससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो हमारा इंटरेस्ट एरिया पे हम काम, क्योंकि कई बार जब हम बहुत लाइफ में बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं तो हमारे इंटरेस्ट कहीं दब जाते हैं, तो एक तो हम अपने इंटरेस्ट पे भी काम कर पाते हैं, और जब हम नई चीज़ें करते हैं तो हमारे स्किल्स बहुत डेवलप होते हैं। तो ये दोनों ही फ़ायदे हैं, और जब हम इंगेज होंगे तो जाहिर सी बात है ओवर थिंकिंग का टाइम नहीं होता हमारे पास। आने वाले वक्त में क्या अभी आप विशेष जिम्मेदारियों को निभाने वाली हैं, और किस दिशा में और ज़्यादा आपको अभी काम करना है? अभी ये बहुत ज़्यादा तय इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हर दिन मेरे फील्ड्स बदल रहे हैं, लेकिन हाँ मेरी कोशिश यही है कि मैं पब्लिक के लिए काम करूँ, स्पेशली मैं रूरल एरिया में काम करूँ। और डेजिग्नेशन शुड बी एनीथिंग, मैं उसके लिए तो अभी नहीं कह सकती क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन कोशिश यही करूँगी कि कई बार मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि सरकार बहुत कुछ अच्छा चाहती है करना, लेकिन कुछ लैग की वजह से शायद वो चीज़ें पहुंच नहीं पाती। तो मैं वो मीडियम बनना चाहूँगी जिस मीडियम के थ्रू मैं पब्लिक वेलफेयर में काम कर सकूं। तो अब वो जैसे भी होगा मैं उसमें काम करना चाहूँगी। इससे पहले कि बातचीत को ख़त्म करें, आप हमारे सुनने वालों से क्या विशेष कहना चाहती हैं? यदि हम संदेश आपका जानना चाहें तो क्या होगा? मेरा संदेश बहुत ही नॉर्मल है। वो ये है कि सबसे पहले तो हमें बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हम एक पर्टिकुलर फील्ड में कुछ कर रहे हैं तो हम दूसरे में बुरे हो जाएंगे। कई बार मैंने ऑब्जर्व किया है लोग परस्यू करने से डरते हैं, तो वो हमें नहीं डरना चाहिए, और हमें हमेशा अपने गोल्स इस तरीके से डिसाइड करने चाहिए कि हमारा जो गोल है वो सेंटर में रहे और अराउंड में हमारे पास 1-2 चीज़ें रहें करने के लिए। क्योंकि जो आप अभी थोड़ी देर पहले तनाव वाली बात कर रहे थे, कई बार उसका कारण ये भी होता है कि हम सेंट्रलाइज खुद को इतना ज़्यादा कर देते हैं कि अगर वो चीज़ हमारे हिसाब से नहीं हो रही हो तो हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो एटलीस्ट उसके सप्लीमेंट के लिए भी हम अपने इंटरेस्ट एरिया जो भी जिसका भी फेवरेट है वो हम थोड़ा सा रखें।
लोगों को थोड़ा समय दें, खुद के लिए समय लें, बहुत ज़्यादा इंगेज बहुत सारी चीज़ों में होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा अपना फंडा यही है कि मैं खुद का एक टाइम निकाल के रखती हूँ, और इस सब के साथ जब हम बैलेंस बना के काम करते हैं तो हम निश्चित कुछ एक बहुत बेहतर करते हैं। नेगेटिव माइंडसेट ना रखें। जो मेरा जो खास वो संदेश रहेगा वो ये है कि माइंडसेट नेगेटिव ना रखें, जो भी कर रहे हैं उसको पॉजिटिवली करें। एक बात मेरे मन में रह गई, आपने संसद में भी मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है संसद में, और जाहिर है कि वो भी अपने आप में एक अनूठा विलक्षण क्षण रहा होगा आपके लिए। थोड़ी सी उसकी वानगी भी हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करें। वो मेरे लिए बहुत अनूठा क्षण था। वो मेरे लिए एक पूरी कहानी थी, अगर मैं आपको सच बताऊं तो। जिस टाइम 2021 में हम लोग गए नेशनल यूथ पार्लियामेंट में, मैंने मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट किया। मध्य प्रदेश से कोई एक जाना था जो मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करने वाला था, और उसके बाद हमें पता चला, यूजुअली ये विज्ञान भवन में होता है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक कंसेप्ट है जो उन्होंने मन की बात में शेयर किया था कि क्यों ना युवा अपनी बातों को, अपने विचारों को आके इस तरह रखें। तो ये विज्ञान भवन से शुरू हुआ, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये किसका कंसेप्ट था। और जब हम लोगों के पास लेटर आया तो लेटर आया कि हमें पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में और उसके केंद्रीय कक्ष में जाके अपनी बात को रखना है। तो हम लोग एक्साइटेड तो थे ही, लेकिन हम लोगों ने बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फील किया, क्योंकि हमें पता था कि केंद्रीय कक्ष का मतलब है कि जो राष्ट्रपति अपना अभिभाषण शुरू करते हैं वो केंद्रीय कक्ष से करते हैं, और कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि देश की जो फाइनेंशियल स्टार्टिंग जो होती है वो केंद्रीय कक्ष से होती है। हमने वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमने फील की, और जब हम वहाँ पे गए तो कहीं ना कहीं हमने वो चीज़ ऑब्जर्व की कि उस जगह का अपना एक पावर है। हम लोग वहाँ पे 28 लोग थे, सारे 28 स्टेट से, लेकिन आप विश्वास नहीं मानेंगे सभी ऐसे थे कि अपने अपने प्रदेश से एक एक चुना हुआ था, तो जाहिर सी बातें बहुत बेहतर थे। लेकिन वहाँ पे 15 से 16 स्टेट्स ऐसे थे जो अपनी बात को बोल भी नहीं पाए थे बिकॉज ऑफ हाइटमेंट, क्योंकि उस जगह की अहमियत बहुत बड़ी है। और मैं उसमें से एक तो नहीं थी, लेकिन हाँ मैं थोड़ा सा नर्वस हो गई थी, जिसकी वजह से शायद मेरी पोजीशन उतनी अच्छी नहीं आ पाई। लेकिन जैसे मैं वापस लौट के आई तो मैंने देखा कि बधाइयों का सिलसिला जारी है, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बधाइयाँ हैं किस चीज़ की, क्योंकि मेरी पोजीशन तो उतनी अच्छी रही नहीं, मेरा परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा नहीं रहा। तब मैंने जब ट्विटर चेक किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे व्यक्तिगत रूप से ट्वीट किया हुआ था, और उन्होंने मेरा पूरा भाषण सुना था, और उन्होंने उसके कुछ की पॉइंट्स अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किए थे, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं भूल गई कि मेरा पोजीशन, मेरे को लगा कि ये मेरी अचीवमेंट है, सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और उसके बाद जब जाहिर सी बात है मेरे लिए, मेरे प्रदेश के लिए, सभी के लिए वो एक बहुत बड़ा गौरव का क्षण था। बिल्कुल गौरव हमें भी हो रहा है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपको ट्वीट किया और आपकी प्रशंसा की और आपकी तारीफ की, तो ये अपने आप में कभी ना भूलने वाला पल होगा आपके लिए। तो ऐसे ही उपलब्धियां लगातार शायना आपके खाते में आती जाएं, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और निश्चित रूप से आपने जो बातें कही हैं, हमारे बाकी श्रोता जो सुन रहे हैं, खासतौर से युवा जो सुन रहे हैं, वो उसको ज़रूर फॉलो करेंगे और देश के लिए, प्रदेश के लिए कुछ बेहतर करने के लिए आगे आएंगे। इतना वक्त आपने दिया, इतनी हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।